डिश सच में बहुत तीखी थी। वो इंसान धीरे से पीछे हो गया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। उसने मन ही मन सोचा कि साफ तौर पर इस लड़की को सबसे तीखी डिश खानी थी, इतनी तीखी कि तुम्हारा मुंह सुन्न पड़ जाए। अब ये लेडी मुझे ब्लेम क्यों कर रही है? वो आदमी पहले उस डिश में इतना मसाला नहीं डालना चाहता था, लेकिन अब उसने इतने सारे हट्टे कट्टे लोगों को देखा तो वो डर गया कि अगर वो स्पाइसी नहीं हुई और उस लड़की को पसंद नहीं आई तो पता नहीं क्या होगा। इसीलिए उसने खास तौर पर थोड़ा सा और तीखा डाल दिया। वो आदमी बोला, मैं आपके लिए एक नई प्लेट ले आता हूँ। श्रेया बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा विनेगर दे दो। वो आदमी जल्दी से उसके लिए विनेगर लेने चला गया। कौन जानता था कि ये लेडी इतनी अच्छी होगी। श्रेया ने गहरी सांस ली और कबीर से पूछा, क्या तुम खा नहीं रहे हो? कबीर ने कहा, मुझे नहीं खाना। श्रेया बोली, कभी कभार ऐसी चीजें खानी चाहिए, अगर तुम नहीं खाओगे तो क्या फायदा? कबीर बोला, कोई बात नहीं, तुम खा लो, उसके बाद मैं खा लूंगा। श्रेया ने कहा, अब मैं सारा ही खा लूंगी तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? कबीर ने श्रेया के लाल होठों की तरफ देखा और बोला, मैं बस थोड़ा सा टेस्ट कर लूंगा, मेरे लिए जरा सा भी काफी होगा। श्रेया ने तुरंत कबीर की नजरें नोटिस कर ली और बोली, भाड़ में जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। कबीर बोला, क्या हुआ? श्रेया ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। कबीर बोला, मैं बस बाद में जो थोड़ा बचा हुआ होगा वो खा लूंगा। श्रेया ने देखा कि कबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कबीर ने पूछा, क्यों? तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या कह रहा हूँ? श्रेया हैरान थी और वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद कबीर बोला, ये सच है, आज जब हम होटल में थे तब मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर पाया जो होटल में मुझे तुम्हारे साथ करना था, लेकिन कम से कम अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो मैं। ये कहते हुए कबीर ने सीधे टेबल की दूसरी तरफ से झुककर श्रेया को हल्का सा किस कर लिया। श्रेया का दिल एकदम से पसीज गया। एकदम से उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में खुशियों की बहार आ गई हो। कबीर किसी दवाई की तरह था जो लोगों के दिलों को बहला सकता था। जब वो उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था तो श्रेया को ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में जो दर्द भरे कांटे थे वो एक एक करके निकल रहे थे। श्रेया ने सोचा कि शायद ये उसी की ही गलती थी। उसने कभी सोचा ही नहीं कि कोई कबीर से इतना भी प्यार कर सकता है। और इस पूरे वक्त के दौरान ज्योति हमेशा कबीर के आसपास ही होती थी और श्रेया को उसके साथ रहते हुए देख रही थी। श्रेया को ऐसा लगा कि शायद ज्योति अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी, शायद इसीलिए वो इतना पागलों जैसे बर्ताव करने लगी। यहाँ तक कि खुद श्रेया भी तो ऐसी ही थी। जब वो शुरुआत में कबीर के साथ रहने लगी थी तो उसे भी यही लगता था कि वो खुद को कबीर से दूर रख सकती है, लेकिन आखिर में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई। खासकर जब वो कबीर को इतने करीब से देखी थी तो उसके लिए उससे दूर जाना और भी मुश्किल हो जाता था। धीरे धीरे उसकी परफेक्शन देखकर श्रेया खुद को रोक ही नहीं पाती थी। वो स्पाइसी डिश खाने के बाद श्रेया का मूड पहले से ही काफी बेहतर हो चुका था। जब वो कबीर के साथ बाहर जाने लगी तब उसने देखा कि उनके अलावा दुकान में और कोई भी नहीं था। उस दुकान का मालिक वहाँ पर बड़े पोलाइटली खड़ा हुआ था। कबीर ने अपने आदमियों को बिल पे करने के लिए कह दिया। कबीर बोला, ये डिश बुरी नहीं थी। उसके बाद उसने श्रेया की तरफ देखा, मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। श्रेया ने कबीर की तरफ एक नजर देखा और शर्मा कर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और ऐसे दिखाया कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अभी अभी श्रेया के होठों के अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया था। उस दुकान के मालिक को नेचुरली कुछ समझ नहीं आया। उसने बस अपने सामने नोटों की गट्टी देखी और हैरान होकर जल्दी से उन्हें शुक्रिया बोला। वो बोला, थैंक यू, प्लीज वापस जरूर आइएगा। कबीर और श्रेया को वहां से जाते हुए देखकर उस दुकान का मालिक अभी भी वो पैसे गिन रहा था। पूरे 10,000, न 1 रुपया कम और न 1 रुपया ज्यादा। ऐसा लग रहा था कि इन अमीर लोगों को सर्व करना बेकार नहीं था। श्रेया कार में बैठकर बोली, तुमने उस दुकान के मालिक को कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए। कबीर बोला, मुझे लगता है कि वो डिश इतने के लायक तो थी। श्रेया ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? कबीर ने तीखा खाने की वजह से लाल हो चुके श्रेया के होठों की तरफ देखा और बोला, उसका स्वाद बहुत अच्छा था, हालांकि मेरा मन नहीं भरा। श्रेया बोली, गेट लॉस्ट। श्रेया अब और मजाक के मूड में नहीं थी। कबीर ने हंसते हुए ड्राइवर को वहां से चलने के लिए इशारा किया, लेकिन उसे सच में अब ऐसा लग रहा था कि वो वर्थ इट था। श्रेया को अभी अभी उसके दुख से बाहर निकालने के लिए इतने पैसे खर्च करना सच में वर्थ इट था। अगले दिन श्रेया ने नवी को बताया कि पिछले दिन क्या हुआ था। नवी ज्यादा कुछ नहीं बोली। उसने कहा शायद वो अभी भी बहुत छोटी थी, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। शायद छोटे लोगों की भी अपनी अकड़ होती होगी, वो नहीं चाहते कि उनकी कोई मदद करे, या शायद वो हमारे साथ रहने के लिए बनी ही नहीं थी। हे, कोई बात नहीं, यही जिंदगी है। अगर हम किसी के साथ क्लिक करते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो हम लोग अजनबी बन जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। श्रेया ने भी एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ सही कहा। नवी और श्रेया साथ में श्रेया के घर पर उसके लिए आउटफिट चुनने के लिए आ गए। जाने अनजाने में श्रेया के पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, इतने सारे कि जब मेड्स ने उसके सामने उन कपड़ों का ढेर लगा दिया तो श्रेया भौचक्की रह गई। उसने हैरान होकर पूछा, मेरे पास इतने कपड़े क्यों हैं? वो मेड बोली, हाउसकीपर हमेशा हर सीजन में आपके लिए कुछ कपड़े ले आता है, पहले आप देख लीजिए, अगर आपको कोई पसंद नहीं आया तो हम लोग हाउसकीपर से कहकर कुछ और भी मंगवा देंगे। श्रेया बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही इतने सारे कपड़े हैं, हाउसकीपर से कहना कि इतनी चीजें ना खरीदे। वो मेड बोली, मैडम आप कंजूस हैं, आपने कभी भी ये कपड़े नहीं पहने। असल में हम कभी भी घर खर्च के पैसे पूरे खर्च ही नहीं कर पाए, हमारे पास अभी भी बहुत सारे पैसे बचे हुए हैं, अगर आप फ्री हो तो आप वो पैसे लेकर शॉपिंग पर जा सकती हैं। श्रेया बोली, अरे नहीं नहीं, अभी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है और तुम लोग पहले से ही मेरे लिए सब कुछ खरीद लेते हो, मुझे और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अभी शॉपिंग करने के लिए मैं बहुत बिजी हूँ। नवी बोली, उफ, तुम इतनी अमीर हो लेकिन फिर भी तुम कितनी कंजूस हो। श्रेया बोली, मैंने ये पैसे नहीं कमाए। नवी बोली,
जो भी तुम्हारे हस्बैंड का है वो तुम्हारा भी है। श्रेया बोली ठीक है, बेशक मैं अपने पैसे बचाना चाहती हूँ। हे, इतने पैसे खर्च करने में मेरा दिल दुख नहीं सकता क्या? नवी बोली अच्छा ठीक है ठीक है। उसके बाद उसने श्रेया के लिए एक ड्रेस निकाली और बोली हमें पहली बार वहाँ जाकर ही अवार्ड जीत लेने के सपने नहीं देखने चाहिए, इसलिए हम लोग रेड कारपेट की ही तैयारी ढंग से कर लेते हैं ताकि हमें वहाँ शर्मिंदगी महसूस न हो। श्रेया बोली ठीक है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी कब हुई? नवी बोली नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम कभी बेहद शानदार भी नहीं लगी। श्रेया हैरान होकर बोली ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास तुम जैसी मैनेजर है, कम से कम मैं बहुत बार हेडलाइंस में तो आ चुकी हूँ, है ना? नवी ने कहा हाँ, लेकिन तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि बहुत सारी मुसीबतें भी हुई हैं। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम्हारी शुरुआत से लेकर कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक सच में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि हम हमेशा अपनी मुसीबत से जीत कर ही बाहर निकले हैं। अब तुम्हें भी एक तरीके से फ्रंट लाइनर माना जा सकता है। श्रेया बोली तुम बेवकूफ हो। नवी बोली अगर इस बार तुम सच में गोल्ड मेडल अवार्ड जीत गई तो तुम पूरी तरह से टोटल फ्रंट लाइनर बन जाओगी, लेकिन मुझे अभी भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। आखिरकार गोल्ड मेडल अवार्ड में सिर्फ एक्टिंग स्किल्स और इन्फ्लुएंशियल पावर नहीं देखी जाती, और भी कई सारी चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, इसलिए हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। श्रेया बोली मैं जानती हूँ तुम्हें मुझे इतना बहलाने की जरूरत नहीं है, हमारे इस अवार्ड के लिए क्वालिफाई करने पर ही लोगों के होश उड़ गए थे। मैं ये उम्मीद कैसे कर सकती हूँ कि मुझे इतनी आसानी से ये अवार्ड मिल जाएगा? श्रेया और नवी ने मिलकर तभी एक आउटफिट डिसाइड कर लिया। उसके बाद नवी सीधे प्रेसिडेंशियल पैलेस के लिए निकल गई। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। प्रेसिडेंशियल पैलेस में जब हर्षवर्धन वापस आया तो उसने मेड से पूछा क्या मैडम अभी तक वापस नहीं आई? वो मेड बोली अभी तक तो नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट। हर्षवर्धन बोला बाहर बारिश होने वाली है, किसी को उन्हें लेने के लिए भेज दो। वो मेड बोली ओके मिस्टर प्रेसिडेंट। असल में बाहर पहले से ही बारिश शुरू हो चुकी थी। ठीक उसी वक्त हर्षवर्धन को एक फोन आया था। धानी सागर के साथ थी और उनकी कार रोड पर फंस गई थी। हर्षवर्धन ने ये सुना और जल्दी से बोला मैं अभी किसी को तुम्हें लेने के लिए भेजता हूँ। बाहर बारिश और भी तेज हो गई थी। हर्षवर्धन ने बाहर देखा और फिर उसके बाद फिर से घड़ी में टाइम देखा। पहले से ही 9 बज चुके थे और नवी अभी तक वापस नहीं आई। कुछ देर बाद आखिरकार धानी और सागर वहां पर पहुंच गए। धानी प्रेसिडेंट पैलेस में ज्यादा नहीं आती थी। आखिरकार प्रेसिडेंशियल पैलेस में हर्षवर्धन रहता था। अगर वो अक्सर यहाँ पर आती और अगर मीडिया उसकी फोटोज ले लेता तो हर्षवर्धन की रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं होता। धानी ने अपना सिर उठाकर अपने आसपास देखा। वो जगह बहुत ही बड़ी थी और इतनी लग्जूरियस थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सागर बोला किसने सोचा था कि ऐसे अचानक से बारिश होने लगेगी? अभी अभी क्लब की गैदरिंग में हम लोग यही बात कर रहे थे कि तुम आ नहीं पाए, लेकिन हम समझ सकते हैं कि महान प्रेसिडेंट बिजी होंगे। उसके बाद उसने इधर उधर देखते हुए पूछा मैडम प्रेसिडेंट क्यों नहीं दिखाई दे रही? हर्षवर्धन ने एक नजर सागर की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। सागर बोला बाहर बारिश इतनी तेज हो रही है, क्या तुमने अभी तक लोगों को उसे ले जाने के लिए नहीं कहा? तुम उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, तुम्हें उसकी जरा सी भी परवाह नहीं है। मैं उसे ढूंढने जाऊं क्या? एक लड़की का ऐसे मौसम में इतनी रात में अकेले बाहर होना ठीक नहीं है। धानी ने साइड से सागर की तरफ देखा और बोली ये लो, प्ले बॉय फिर से शिकार पर है। तुम उससे इतनी कम बार मिले हो और अभी भी तुम्हें उसकी इतनी परवाह हो रही है? कभी तो सीधा चलो यार। हर्षवर्धन एकदम से रुक गया। सागर बोला मेरे दिमाग में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मुझे सच में नवी की परवाह है। वो एक लड़की है और हालांकि वो हमेशा खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाती है, लेकिन आखिरकार वो भी तो एक लड़की ही है। और तो और मुझे सच में ऐसा फील होने लगा है कि वो काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती और काफी भयंकर है। उसमें लड़कियों जैसे बिल्कुल भी नखरे नहीं है। सच में हर्षवर्धन, हालांकि तुम सबसे इतना अलग अलग रहते हो और हमें हमेशा यही डर लगा रहता था कि तुम्हें कभी कोई लड़की मिलेगी भी या नहीं, लेकिन सच में इस बार तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है। धानी ने सागर की तरफ देखा और बोली तुम कितना जल्दी बदल गए। तुम अभी उससे इतनी कम बार मिले हो और उसका इंप्रेशन तुम्हारी नजरों में पहले से ही इतना बढ़िया हो गया है। मैडम प्रेसिडेंट होने के नाते आखिरकार उसमें थोड़ी अकड़ तो होनी ही चाहिए, और वो इतनी बहादुर भी नहीं हो सकती। आखिरकार वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है। हर्षवर्धन की तरफ देखते हुए धानी आगे बोली लेकिन मिस नवी डेफिनेटली मीडिया के सामने बहुत अलग होती है। मैं भी वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। आखिरकार वाइफ तो हर्षवर्धन को चाहिए, हम लोग तो बस दर्शक हैं, है ना हर्षवर्धन? हर्षवर्धन एकदम चुप रहा। वो अपनी सीट पर बैठे हुए बस अपनी कॉफी पीता रहा। सागर बोला चाहे जो भी हो, मुझे सच में ऐसा लगता है कि नवी एक बहुत ही अच्छी इंसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। मुझे वो पसंद है। अरे हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? पता नहीं, लेकिन धानी अब ये और सब सुनना नहीं चाहती थी। उसे गुस्सा आ रहा था। वो बोली ठीक है, देर हो रही है और मैडम प्रेसिडेंट जल्दी वापस आएंगी, हमारा ज्यादा देर यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, मैं निकलती हूँ। ये कहते हुए धानी उठकर खड़ी हो गई और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। सागर बोला धानी तुम इस वक्त क्यों जा रही हो? बारिश अभी भी तेज है। धानी ने सागर की बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे बाहर चली गई। हर्षवर्धन के चेहरे पर शिकन आ गई और बिना सागर के कुछ और कहने का इंतजार किए वो जल्दी से धानी के पीछे चला गया। उसने धानी को आवाज लगाई। धानी नीचे देखते हुए तेजी से चल रही थी। बारिश की बूंदें उन दोनों पर गिर रही थी। बाहर मौसम बहुत खराब था, बहुत तेज बारिश हो रही थी और तूफान का मौसम था। वो दोनों पूरी तरह बारिश में भीग चुके थे। हर्षवर्धन ने धानी का हाथ पकड़ लिया और बोला धानी बस करो, मेरे साथ वापस अंदर चलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। धानी बोली नहीं, मुझे जाने दो हर्षवर्धन। धानी हर्षवर्धन की तरफ मुड़ गई। हर्षवर्धन उसकी तरफ देखते हुए ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी आंखों में जो पानी था वो उसके आंसू थे या बारिश की बूंदें।
धानी ने बस हर्षवर्धन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बहुत दूर रहना चाहिए, वरना हर बार जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ, मैं अब तुम्हारी नई जिंदगी देखती हूँ, मैं कहीं ना कहीं नवी को देखती हूँ। मैं खुद को ये सोचने से रोक ही नहीं पाती कि ये सब मेरा होना चाहिए था, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। अगर मैंने अपनी जिंदगी में अपने करियर को नहीं चुना होता तो क्या आज मैं तुम्हारे साथ नहीं होती। हर्षवर्धन ने उसकी कलाई और भी कसकर पकड़ ली। वो बस गौर से धानी की तरफ देख रहा था। धानी रो पड़ी और कांपते हुए बोली, अगर मुझे इस बात का पछतावा हो तो। हर्षवर्धन वहां पर एकदम सीधा खड़ा रहा और जरा भी नहीं हिला। धानी उसके करीब आई और उसे हक करते हुए बोली, मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है ना हर्षवर्धन? हाँ, अगर ये सब कुछ 1 साल पहले हुआ होता तो वो आज शादीशुदा होते और तब से आज तक जो कुछ भी हुआ वो नहीं हुआ होता। लेकिन हर्षवर्धन ने बहुत सालों तक उसका इंतजार किया था। धानी ने हर बार अपने करियर को ही चुना और वो उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिर में वो नवी से मिला और उस हादसे की वजह से उसके पास उससे शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हर्षवर्धन बोला, धानी बस करो, ये सब पुरानी बातें हैं। धानी और भी बुरी तरह रोने लगी। वो नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ पुरानी बातें हों, लेकिन वो क्या कर सकती थी। तभी वहां पर नवी पहुंच गई। वो जैसे ही कार से निकली, मेड जल्दी से बोली, मैडम इस तरफ आइए। नवी चलते चलते एकदम रुक गई। उस बारिश में थोड़ी दूर पर ही उसने देखा कि धानी हर्षवर्धन की बाहों में थी। वो नजारा देखकर उसका दिल तुरंत सख्त हो गया। वो मेड घबरा गई और उसने जल्दी से नवी की तरफ देखते हुए कहा, मैडम आप गलत मत समझिएगा, ये असल में एक्चुअली ये बस। क्या? नवी पहले से ही ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं था। उस मेड को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे एक्सप्लेन करे, लेकिन नवी बस सीधे सीधे बोली, ठीक है चलो अंदर चलते हैं। उसने अपना रास्ता बदल लिया और छाता लेकर अंदर चली गई। सागर ने तुरंत नवी को वापस आते हुए देखा और वो उठकर खड़ा हो गया। वो बोला, ओह नवी, तुम फाइनली वापस आ ही गई। हर्षवर्धन, वो अभी। नवी जानती थी कि वो ऑकवर्ड फील हो रहा था। नवी ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट को ये कहते हुए सुना कि फिर से बारिश का मौसम आ गया है। जल भराव की दिक्कत अभी भी सॉल्व नहीं हुई है और एक बार फिर से सड़कों में पानी भरने लगा है। सागर ने देखा कि ऐसा लग रहा था कि नवी ने कुछ नहीं देखा। उसने ध्यान से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, हाँ बारिश बहुत तेज है। आओ आओ, तुम्हारा भाई आज तुम्हें गिफ्ट देगा। नवी बोली, बाहर में जाओ। कौन सा भाई? सागर बोला, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। नवी बोली, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो लेकिन प्रेसिडेंट तुमसे उम्र में बड़े हैं। मैं मिस्टर प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, इसीलिए तुम्हें उनकी तरफ से रिश्ता निभाते हुए मुझे भाभी कहकर बुलाना होगा। चलो मुझे भाभी कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। सागर बोला, बिल्कुल भी नहीं। इधर आओ। क्या तुम अपने स्टूडियो पर काम नहीं कर रही हो? मेरे पास एक अच्छा रिसोर्स है, मैं तुम्हें बताता हूँ। नवी बोली, क्या सच में? जैसे ही नवी ने रिसोर्स के बारे में सुना, वो जल्दी से चुपचाप सागर के पास जाकर बैठ गई। सागर बोला, देखो जरा खुद को, तुम मैडम प्रेसिडेंट हो। अगर तुम अपने हस्बैंड को एक्शन लेने दो तो क्या तुम्हारा जो मन करे तुम वो शूट नहीं कर सकती? तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? नवी बोली, तुम्हें क्या पता, इसे इंडिपेंडेंट होना कहते हैं। मैं हर चीज के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती और मुझे किसी और पर डिपेंड करने की क्या जरूरत है। वैसे भी मेरी जिंदगी में मैं आदमियों पर तो भरोसा नहीं कर सकती। मेरे डैड को ही देख लो, तुम सब समझ जाओगे। एक औरत को हमेशा सिर्फ खुद पर भरोसा करना चाहिए। समझ आया? ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। शुक्र है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस बहुत बड़ा था। उस रात नवी और सागर उसके स्टूडियो में इन्वेस्ट करने के बारे में ही बातें कर रहे थे और उन्होंने बाहर उन दो लोगों की ज्यादा परवाह ही नहीं की। आधी रात में नवी अपने लिए पानी लेने बाहर गई। मेट्स के चले जाने के बाद रात में प्रेसिडेंशियल पैलेस पहले से एकदम खाली हो जाता था। जब वो बाहर आई तो वो एकदम से हैरान रह गई। बाहर उसने देखा कि हर्षवर्धन भी अपने लिए पानी लेने वहां पर आया हुआ था। नवी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस वक्त वो हर्षवर्धन से टकरा जाएगी। उसने ऐसे दिखावा किया जैसे उसने हर्षवर्धन और धानी को हक करते हुए देखा ही ना हो, लेकिन असल में उसने उन्हें एक साथ देखा था। अब उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, फिर भी वो ऐसे दिखावा करना चाहती थी कि उसने कुछ नहीं देखा और वो जल्दी से किचन से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसे जोर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। पानी की बोतल जमीन पर पड़ी थी। नवी जल्दी से बोली, हर्षवर्धन तुम्हें क्या हुआ? नवी ने देखा कि हर्षवर्धन भी जमीन पर गिरा हुआ था। नवी जल्दी से भागकर उसके पास आई और उसकी उठने में मदद की। हर्षवर्धन को बहुत तेज बुखार था और उसका बदन बुरी तरह तप रहा था। किसी तरह से नवी उसे अपने साथ बेडरूम तक ले गई और बेड पर लिटा दिया। तभी जाकर उसे ये रियलाइज हुआ कि वो खुद भी पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसके बाद उसने सोचा कि उसे डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। उसने अपना फोन उठा लिया और वो फोन करने ही वाली थी कि तभी हर्षवर्धन एकदम नींद से उठा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, घबराओ मत, उस ड्रॉर में मेडिसिन रखी है। नवी ने हर्षवर्धन की तरफ देखा। नवी एकदम से जम गई और उसके बाद उसने जल्दी से वो दराज खोल कर देखा। उसमें बहुत सारी दवाइयां थी, लेकिन क्या मिस्टर प्रेसिडेंट को ये दवाइयां लेना ठीक था? अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो तो एक मर्डर हो जाएगा। नवी के दिमाग में इस तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसने जल्दी से बुखार के लिए एक दवाई ढूंढ ली। उसके बाद उसने जल्दी से थर्मामीटर उठाया और हर्षवर्धन का टेम्परेचर चेक किया। उसे 103 डिग्री बुखार था। नवी बोली, ये लो, जल्दी से दवाई लो, ये शायद जरूर बारिश में भीगने की वजह से हुआ होगा। तुम सच में बहुत लापरवाह हो। बारिश में भीगने के बाद तुम्हें गर्म पानी से नहा लेना चाहिए था।
हर्षवर्धन ने दवाई ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। नवी नहीं जानती थी कि वो सो गया है या नहीं। हर्षवर्धन की दवाई लेने के बाद नवी ने उसके ऊपर अच्छे से कंबल ढक दिया। उसने कुछ देर तक सोचा। उसने वापस बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। शायद हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि वो दूसरों को शॉक में डाल दे और एक बुखार की वजह से हड़बड़ी मच जाए। इसीलिए नवी ने यह फैसला किया कि वो डॉक्टर को नहीं बुलाएगी। ये सच था, देश का प्रेसिडेंट होना बहुत गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी आती हैं। जरा सा मसला भी बहुत बड़ा बन जाता था। जितना हेल्दी खाना उसे हर रोज खाना पड़ता था वही देख लो। हालांकि उसके नीचे हजारों लोग काम करते थे और एक पूरा देश उसके हाथ में था, लेकिन वो बेचारा ये तक चूज नहीं कर सकता था कि वो क्या खाना चाहता है। अपने प्यार की तो बात ही क्या। हर्षवर्धन शायद सो गया था। नवी ने साइड से उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पर मेहनत और मशक्कत साफ साफ दिख रही थी। कौन जाने कि उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा होगा। इस वक्त उसकी तरफ देखते हुए वो बहुत ही शांत लग रहा था। इसके साथ ही वो मैच्योर भी लग रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी और उसकी पलकें बहुत घनी थी। जब उसकी आंखें बंद थी तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। नवी धीरे से बोली, तुम मिस धानी से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। तुम अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गए, लेकिन तुम्हें ये रास्ता चुनने के लिए किसने कहा था? अब तुमने पावर चुनी तो तुम्हें अपने प्यार को छोड़ना पड़ा। शायद मैं किसी काम की नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक प्रॉपर वाइफ बनकर रहूंगी, सच में। और हाँ, मैं इस बात की भी गारंटी लेती हूँ कि जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तो मैं तुरंत अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाऊंगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक उसी वक्त नवी का फोन बजने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। वो हर्षवर्धन को आराम करते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जल्दी से वो कमरे से बाहर निकल गई फोन उठाने के लिए। हड़बड़ाहट में उसने ये नोटिस नहीं किया कि वो कहाँ जा रही थी। उसे एकदम से ठोकर लग गई और वो हल्का सा चिल्ला दी। जैसे ही उसे लगा कि वो गिरने वाली है, अचानक से एक हाथ ने उसकी बाजू पकड़ ली। उसने नवी को वापस पीछे खींच लिया और नवी सीधे उस मुलायम बेड पर आकर गिरी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके ठीक सामने हर्षवर्धन का चेहरा था। उसने बस एक पैंट पहनी हुई थी और ऊपर उसने शर्ट नहीं पहनी थी। दवाई ले लेने के बाद उसे बहुत तेज ही पसीने आने लगे। उसका पसीना नवी की बॉडी पर भी लगा था, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी घिनौना नहीं लगा, बल्कि उससे उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हुई। इस हालत में भी उसे वो बिल्कुल भी बेढंगा या बदसूरत नहीं लग रहा था, बल्कि वो बहुत ही शानदार लग रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी मर्दानगी और भी बढ़ गई थी। हर्षवर्धन ने नवी की तरफ देखा। नवी एकदम से जम गई और उसके दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि वो अभी अभी ऑलमोस्ट गिर गई थी, लेकिन उसने उसे पकड़कर वापस खींच लिया और गिरने से बचा लिया। तो इसका मतलब क्या वो सो नहीं रहा था? वो एकदम सही वक्त पर कैसे उठ गया? क्या इसका मतलब ये था कि वो असल में सोया ही नहीं था? लेकिन अगर वो सो नहीं रहा था तो नवी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। इसका मतलब जो कुछ भी उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उसने वो सब कुछ सुना होगा। नवी का चेहरा एकदम से लाल हो गया। वो बोली, हर्षवर्धन, मैं बस इतना कह रही थी कि। लेकिन हर्षवर्धन ने उसकी बात पूरी होने का इंतजार ही नहीं किया। जाने अनजाने में वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो उसी वक्त नवी को पा लेना चाहता था। हर्षवर्धन धीरे धीरे नवी को किस करने लगा। नवी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर्षवर्धन पहले से ही बेकाबू हो रहा था। नवी बोली, हर्षवर्धन, तुम क्या कर रहे हो? वो सच में उसकी परवाह करना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे छुए। उस रात जो उसने देखा था, उसे यकीन हो गया था कि हर्षवर्धन से दूर रहना ही बेहतर है। उसके दिल में अभी भी कोई और थी, लेकिन वो फिर भी उसे छू रहा था। ये अच्छा कैसे हो सकता था? लेकिन हर्षवर्धन ने नवी की बात नहीं सुनी। हालांकि उसे इतना तेज बुखार था, लेकिन पता नहीं कहां से उस वक्त उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी। अगले दिन सुबह जब नवी उठी तो उसने देखा कि मेड्स पहले से ही कमरा साफ कर रही थी। वो मेड बोली, गुड मॉर्निंग मैडम, आप उठ गई? सर ने आपके लिए ये ब्रेकफास्ट तैयार करवाया है। नवी बोली, ठीक है। मिस्टर प्रेसिडेंट कहाँ हैं? वो मेड बोली, वो पहले से ही कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने जा चुके हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट ने हमें आपके लिए ये टॉनिक सूप तैयार करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि आपकी बॉडी वीक है और आपको हेल्दी खाने की जरूरत है। नवी को ये सुनकर शर्म आ गई। वो कमजोर थी। असल में कल रात को वो बेहोश हो गई थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे इतना परेशान किया कि कोई भी औरत बेहोश हो जाती। वो मेड हंसते हुए बोली, लगता है मिस्टर प्रेसिडेंट को आपकी बहुत फिक्र है। नवी कुछ नहीं बोली। उसने बस वो सूप का बाउल उठा लिया और अपना सूप पीने लगी। उस मेड ने देखा कि नवी ने अपना सूप खत्म कर लिया था और जल्दी से उसे एक और बाउल दे दिया। जब नवी पहले यहाँ पर आई थी तो उसे सब कुछ सीखना पड़ता था और हर रोज उसकी क्लासेस लगानी पड़ती थी। हालांकि हर कोई जानता था कि वो मैडम प्रेसिडेंट है और वो उसकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं थी। लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि असल में वो काफी अच्छी है और मिस्टर प्रेसिडेंट उसके साथ ज्यादा अच्छे से पेश नहीं आते। अगर उसकी जगह कोई और औरत होती तो जो कुछ भी कल हुआ उसे देखकर वो कब की यहाँ से जा चुकी होती। उस रात मेड्स जानती थी कि नवी ने जो देखा उसके बाद वो बहुत गुस्से में होगी और वो लोग बस यही उम्मीद कर रही थी कि किसी तरह से उनकी रात निकल जाए। लेकिन नवी ने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि वो एकदम पानी की तरह शांत रही और पहले की तरह ही सबके साथ पोलाइटली पेश आई। ये देखकर उन मेड्स के दिल में नवी के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। नवी नहीं जानती थी कि हर्षवर्धन अब ठीक है या नहीं। वो ऐसी हालत में भी ऑफिस चला गया और नवी को अब उसकी चिंता हो रही थी।
लेकिन तभी नवी के घर से फोन आया और वो तुरंत वापस असल जिंदगी में आ गई। उसकी माँ ने कहा कि जब से वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं, उसके पिता ने बहुत सारे रिश्तेदारों को मिलने के लिए बुला लिया है। नवी ने मन ही मन सोचा कि उसका ये पिता दिन पर दिन और भी ज्यादा मुसीबतें खड़ी करने लग गया था। उसके पिता के जुआ खेलने की बुरी आदत की वजह से उन रिश्तेदारों ने बहुत वक्त से उनके साथ कोई बातचीत नहीं की थी। वो लोग अचानक से अब यहाँ पर क्यों आ रहे थे? नवी ने पूछा। मेहमानों को इनवाइट कर रहे हैं, वो घर मिस्टर प्रेसिडेंट का है, हमारा नहीं। वो उन्हें कहाँ इनवाइट कर रहे हैं? उसकी माँ बोली, मैंने भी उनसे यही कहा था। अब तुम्हारे डैड आखिरकार थोड़ा शो ऑफ करने के लायक हुए हैं तो मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। अगर नवी के पिता को जुआ खेलना इतना पसंद नहीं होता तो आज वो एक प्राइमरी स्कूल के टीचर होते। उन्होंने सब कुछ जुए में लुटा दिया। उनके पास एक इतनी अच्छी नौकरी थी, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। नवी जल्दी से अपने नए घर पहुंची। उधर घर पर जो मेहमान आए थे वो उसकी सबसे बड़ी बुआ, बीच वाली बुआ और उसके चाचा जी थे। वो सब लोग अपने साथ अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए थे। नवी की कार रोड के साइड में आके रुक गई। वो पहले से ही देख सकती थी कि अंदर बहुत सारे लोग हैं और उन बच्चों ने घर सिर पर उठा लिया है। नवी के सिर में तुरंत दर्द सा होने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि क्या उसे मिस्टर प्रेसिडेंट से बुखार हो गया था। इससे पहले कि वो अंदर जा पाती, अंदर से लोग पहले ही उसे मिलने आ रहे थे। अरे अरे, मैडम प्रेसिडेंट आ गई, जल्दी आओ, अंदर आओ, हमें तुम्हें देखने दो। अरे, वो जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं वो जरूर प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। वो लोग कितने शानदार लग रहे हैं। उन लोगों ने पीछे उस शानदार कार को और प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड की तरफ देखा। वो बोली, अरे वो कौन सी गाड़ी है, वो कितनी क्लासी लग रही है, वाओ। नवी बस इतना ही बोली, हेलो बुआ, हेलो अंकल। वो लोग बोले, हेलो हेलो, हमें पता है कि तुम्हारे पिता की किस्मत तुम्हारी वजह से चमक गई है और अब तुम लोग एक इतने बड़े घर में रह रहे हो। हमें जैसे ही ये पता लगा हम सब जल्दी से मिलने के लिए आ गए। ये घर सच में बहुत अलग है। ऊपर वाला फ्लोर तो इतना बड़ा है और नीचे बेसमेंट भी है। क्या इसे 3 मंजिला घर माना जा सकता है? पीछे गार्डन भी कितना बड़ा है, ये जरूर कई लाख का होगा। नवी ने उन्हें कोई जवाब देने की परवाह नहीं की। उनके पीछे से उसकी बड़ी बुआ की बेटी ने कहा, कुछ लाख? आप लोग सच में कुछ नहीं जानते। इस शहर में एक नॉर्मल सा घर भी कई लाख का आता है। ये घर जरूर करोड़ों में होगा। उसकी बुआ बोली, हे भगवान, इतना ज्यादा महंगा। ये प्रेसिडेंट सच में बहुत दयालु है जो उन्होंने तुम्हें ऐसा शानदार घर दे दिया। नवी ये कहना चाहती थी कि मिस्टर प्रेसिडेंट ने ये घर उन्हें कब दिया, ये लोग बस यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रह रहे हैं। लेकिन वो समझ सकती थी कि ऐसा जरूर इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जब उसके डैड डींगे हाँक रहे होंगे तो उन्होंने जानबूझकर इन्हें डिटेल नहीं बताई होगी ताकि इन्हें कोई गलतफहमी हो जाए। नवी के चेहरे को गंभीर होते हुए देखकर उसके पिता ने जल्दी से उसे अंदर खींच लिया और बोले, आओ आओ नवी, अंदर आओ, तुम अभी भी बाहर क्यों खड़ी हो? उसके पिता उसे अंदर ले जाते हुए धीरे से बोले, नवी, हमें हर रोज ऐसे शो ऑफ करने का मौका नहीं मिलता। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अभी ये कह दोगी कि हम यहाँ पर टेम्परेरी रहने वाले हैं तो तुम्हारी ही इज्जत कम होगी। लेकिन सच्चाई तो यही थी। इसमें इज्जत की बात कहाँ से आ गई? लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ और कहते, घर पर आए हुए लोगों ने पहले से ही बात बदल दी थी। अंदर इतना शोर हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग साथ में बैठ गए और काफी शांति हो गई। नवी की बड़ी बुआ ने वो बड़ा सा टेबल देखा और बोली, यहाँ पर घर कितने बड़े हैं, यहाँ तक कि ये टेबल भी इतनी बड़ी है कि हम इतने सारे लोग भी इसमें फिट आ गए। नवी का पिता बोला, अरे सिर्फ तुम लोग क्यों, यहाँ पर तो पूरी एक दावत रखी जा सकती है। उसकी छोटी वाली बुआ पीछे से बोली, अच्छा ठीक है भैया, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। अगर हमारी नवी ना होती तो आप इतने बड़े घर में कभी नहीं रह रहे होते। हमें तो पहले से ही लगता था कि हमारी नवी बहुत काबिल है। अरे हाँ नवी, तुम्हारी बड़ी बहन अभी 22 साल की हो गई है और अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या तुम किसी अच्छे लड़के को जानती हो? तुम अपनी बहन को उससे क्यों नहीं मिलवा देती? आखिर हम सब लोग एक ही फैमिली है ना? हम सब लोग साथ में आगे बढ़ सकते हैं और तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी। क्यों, सही कहा ना? नवी वहाँ पर बैठी रही और शांति से बोली, मैं अभी किसी सुटेबल इंसान को नहीं जानती। अगर मुझे कोई मिला तो मैं बता दूंगी, लेकिन इस वक्त सच में कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं आप लोगों से मिलवा सकूं। जब नवी की बुआ ने ये सुना तो उसका एक्सप्रेशन ही बदल गया। वो बोली, लेकिन मुझे तो अक्सर सुनने में मिलता है कि प्रेसिडेंट के कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसके अलावा उस बुआ की बेटी एक्साइटेड होकर बोली, एक का नाम वनराज है और दूसरे का सागर। उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत कमाल का है और वो लोग बहुत हैंडसम भी हैं। वो पहले से ही उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी, इसीलिए उसने थोड़े रूखेपन से नवी की तरफ देखा। साफ तौर पर इतने अच्छे आदमी मिस्टर प्रेसिडेंट के इतने करीब थे। नवी भी डेफिनेटली उन्हें जानती होगी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ऐसा कोई नहीं है जिसे वो उससे मिलवा सके। क्या वो जानबूझकर उन्हें उनसे मिलवाना नहीं चाहती थी? नवी ने चिढ़कर मन ही मन सोचा कि ये लोग पहले से ही उनके बारे में जानते हैं। ये लोग कितने बेवकूफ हैं। क्या इन्हें ये लगता है कि सागर और वनराज यूं ही किसी को भी पसंद कर लेंगे? वो लोग कोई आम लोग नहीं थे। वो लोग उसकी बुआ की बेटी को पसंद कैसे कर सकते थे? सागर को खूबसूरत मॉडल्स की कोई कमी नहीं थी। वो एक फेमस प्ले बॉय था और वनराज हर्षवर्धन की ही तरह था। उसके बारे में कभी कोई गॉसिप सुनने में नहीं आई थी। नवी सच में नहीं जानती थी कि वो बिल्कुल हर्षवर्धन की तरह था या नहीं। हो सकता है कि वो पहले से ही किसी और से प्यार करता हो। नवी बोली, मैं उन लोगों को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानती, और तो और अगर उन्हें किसी लड़की से बात करनी होगी तो वो लोग खुद कर लेंगे। अगर वो लोग शादी नहीं करना चाहते तो किसी लड़की को उनसे मिलवाने का कोई फायदा नहीं है। नवी की बुआ ने ये सुना और उन्हें और भी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने नवी की तरफ देखा और चिढ़कर बोली, नवी, हमने तुम्हें अपने सामने बड़े होते हुए देखा है। हम लोग तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं और तुम्हारा ये पिता मेरा भाई है। तुम भी मेरी बेटी के जैसी ही हो। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? क्या ये तुम्हारी बहन नहीं है? अब तुम इतनी काबिल बन गई हो तो क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि तुम अपनी बहन के लिए भी कुछ करो? तुम इतनी मतलबी क्यों हो? हाँ, नवी ने मन ही मन सोचा, मतलबी?
इसे मतलबी होना कहते हैं। वो बोली आप लोग जल्द से जल्द इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और अगर वो लोग किसी को ढूंढ भी रहे हैं तो भी वो लोग सिर्फ मेरे कहने से आपकी बेटी से शादी नहीं कर लेंगे। उसकी बुआ गुस्से से पागल हो रही थी। वो बोली तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमारी फैमिली उनकी फैमिली से रिश्ता जोड़ने के लायक नहीं है? नवी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोली मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन असल में उसका यही मतलब था। वहां पर बैठे हुए सब लोग ये समझ सकते थे। नवी की बुआ को अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बोली हे भगवान, ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, अब तुम नखरे करोगी, अब तुम हम पर धौंस जमाओगी। हम लोग तुमसे जरा सी मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम तो हमारी मदद करना ही नहीं चाहती। तुम हमारे लिए इतनी छोटी सी चीज तक नहीं कर सकती। मुझे तो सच में समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैडम प्रेसिडेंट होने में इतनी बड़ी बात कौन सी है। नवी का चेहरा सख्त हो गया। वो धीरे से अपनी सीट से उठी और बोली मुझे मैडम प्रेसिडेंट बनने के लिए खुद प्रेसिडेंट ने चुना है। आप लोगों के लिए कुछ करना मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं ये छोटी सी चीज कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहती। आप लोग क्या कर लेंगे? क्या आप कुछ और कहना चाहती हैं बुआ? जैसे ही नवी अपनी सीट से उठी, वहाँ का माहौल तुरंत बदल गया। वो लोग भूल गए थे कि वो अब मैडम प्रेसिडेंट है। पहले भी वो किसी की फालतू बकवास नहीं सुनती थी, तो अब कुछ कैसे बदल सकता था? पहले वो लोग फिर भी उसे नीचा समझ सकते थे, लेकिन अब वो लोग उसे नीचे दिखाने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब वो मैडम प्रेसिडेंट थी। नवी की बुआ डर गई। शुरुआत में उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि नवी मैडम प्रेसिडेंट की तरह बर्ताव कर रही है, लेकिन ये एक सच्चाई थी जिसे वो बदल नहीं सकते थे। आखिरकार उन्हें अभी भी इस सब की आदत नहीं थी। उन्हें ये सब कुछ अभी भी एक सपने की तरह लग रहा था, लेकिन अब उसकी बुआ को सच में ये महसूस हो रहा था कि नवी अब मैडम प्रेसिडेंट है।